नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों में से 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा। ऐसे में 5वें चरण की प्रमुख सीटों पर सबकी नजर है। बात महाराष्ट्र की करें तो 5वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होने हैं। इनमें मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई उत्तर और कल्याण की सीटें हॉट सीटें मानी जा रही हैं। इन सीटों पर मुंबई उत्तर मध्य से उज्ज्वल निकम चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं मुंबई उत्तर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कल्याण सीट से शिवसेना शिंदे गुट से एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे चुनावी समर में हैं। आज इस कार्यक्रम में इन्हीं सीटों पर करेंगे विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं महासंग्राम। आज महासंग्राम में सबसे पहले बात करते हैं मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट की। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर बीजेपी के उज्ज्वल निकम चुनावी समर में हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ चुनावी ताल ठोक रही हैं। उज्ज्वल निकम आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ केस लड़ने वाले मशहूर वकील हैं। उज्ज्वल निकम ने आतंकी कसाब को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने में काफी मदद की थी। बीजेपी ने इस सीट से वर्तमान सांसद पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्ज्वल निकम को उम्मीदवार घोषित किया है। पूनम महाजन पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय प्रमोद महाजन की बेटी हैं। इस सीट से महाविकास आघाड़ी की ओर से वर्षा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। आइए जानते हैं कि इन लोकसभा सीट पर खास बातें क्या हैं। तो मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट की खास बातें, आपको ये कुल मतदाता 17,38,894, पुरुष मतदाता 9,67,474 और अगर जो बात करें महिला मतदाताओं की तो 7,71,420 यहाँ पर मतदाताओं की संख्या है। कुल मतदाता अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे जनादेश की। तो यहाँ पर पूनम महाजन बीजेपी से 2019 में जीती थी और प्रिया सुनील दत्त कांग्रेस से यहाँ पर इनको हार का सामना करना पड़ा था। पूनम महाजन कौन है? ये प्रमोद महाजन, बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की पुत्री पूनम महाजन, और ये यहाँ से जीती थी। इनका टिकट काट करके उज्ज्वल निकम को दिया गया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं विधानसभाओं की। तो यहाँ पर 6 विधानसभाएं हैं, जहाँ पर विले पार्ले में बीजेपी, चांदीवली में शिवसेना और कुर्ला में शिवसेना और कलीना में शिवसेना, एसएसबीटी और ईस्ट से कांग्रेस और वेस्ट से बीजेपी यहाँ पर विजयी हुई है। अब थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी नज़र डाल लेते हैं। इतिहास के बारे में अगर जो नज़र डालें तो 2004 में एकनाथ गायकवाड़ यहाँ से जीते थे, 2009 में प्रिया दत्त कांग्रेस से जीती थी और 2014 में पूनम महाजन यहाँ पर बीजेपी से जीती थी। 2019 में भी पूनम महाजन यहाँ से बीजेपी से जीती थी। अब उज्ज्वल निकम है, देखना है कि क्या करते हैं। अगर जो मुख्य मुद्दों की तरफ अगर जो रुख किया जाए तो बढ़ती आबादी के कारण शहरी विकास की जरूरत है। यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की भी जरूरत है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने की भी जरूरत है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर की कमी है। कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। 10 साल से यहाँ पर बीजेपी, तो सवाल यहाँ पर उठेंगे और उज्ज्वल निकम को इस बार लाया गया है तो क्या कर पाते हैं। अब थोड़ा सा मत प्रतिशत पर भी नजर डाल लें। जो मत प्रतिशत है उसको देख लें। 2009 में क्या स्थिति थी। 2009 में कांग्रेस जीती थी, इसको 37.24% मत मिले थे, आप देख सकते हैं। और वहीं बीजेपी को 21.79% मत मिले थे, यानी कि आईएनसी यानी कि कांग्रेस के मतों में गिरावट आई 1.75% की। अब अगर जो बात करें 2014 की, 2014 लोकसभा चुनाव के बारे में भी अब बात कर लें और इन्हीं 2 सीटों पर हम नजर डालें तो बीजेपी से यहाँ पूनम महाजन जीती थी और इनके वोट प्रतिशत में 34.62% की वृद्धि हुई थी, यानी कि 56% इनको वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस यहाँ पर
प्रिया सुनील दत्त यहाँ से हारी थी, सुनील दत्त की पुत्री, और 34.52% इसको वोट मिले थे। यानी कि कितने प्रतिशत वोटों की यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो 4% यहाँ गिरा और 34% वहाँ पर बढ़ गया बीजेपी का। यही अगर जो रेशियो देखें 2019 की, तो 2019 की अगर जो बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1% यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर 71% वोट। चलिए अब हम अपने मेहमानों की तरफ, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश सिंह जी, हम उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्थितियां यहाँ पर क्या हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में दिनेश सिंह जी। दिनेश सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि मुंबई उत्तर मध्य सीट की हम चर्चा कर रहे हैं और जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं ये देखा जा रहा है कि 2009 से लेकर 2014 के बीच की स्थिति है, इसमें 34% मतों में बीजेपी की वृद्धि हुई है। पूनम महाजन जीती थी और अगर जो देखें 2019 की बात करें तो यहाँ पर 1% जो है की फिर बढ़ोतरी हुई है। यानी कांग्रेस यहाँ पर प्रिया सुनील दत्त नहीं यहाँ पर जीत पाई तो 2019 में उर्मिला मातोंडकर को लाया गया, वो भी कुछ करामात नहीं कर पाई। क्या लगता है कि ये मत प्रतिशत एकाएक जो 14 में बढ़ा बीजेपी का, वो क्या बीजेपी की हवा थी? जी नमस्कार कुशवाहा जी। देखिए, इसको सबसे पहले जैसे कि मतलब कि बड़ी पिक्चर में अगर आप देखना अगर चाहें तो मैं उसको देखिए बता सकता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले क्या था कि जैसे पहले जब तक ये गुट जैसे इकट्ठे थे, जैसे कि शिंदे गुट बोले, मतलब जो अपना क्या नाम है शिवसेना जो है उससे टूट के है, और उससे पहले एनसीपी जो है वो उसमें जो टूट हुई, तो उससे पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क है। और दूसरा क्या है कि जैसे जो एक महाविकास आघाड़ी जो बनी तो उसके बाद में एक तरह से सबसे ज्यादा नेगेटिव जो इश्यूज जो खड़े हुए इनके बीच में, क्योंकि देखिए शिवसेना जो थी वो और एनसीपी दोनों एक तरह से कसमें खाया करते थे। और दूसरा ये था कि जैसे शिवसेना का तो एक तरह से लक्ष्य ये था कि किसी भी तरीके से कांग्रेस जो है उसके साथ में गठबंधन और ये सब चीज नहीं करनी चाहिए थे। उसको करने से दोनों ही कैटेगरी, जैसे क्योंकि जैसे बीच में दोनों के बीच में धुर विरोधी दोनों थे, तो जैसे महाराष्ट्र मान के चलें कि दोनों के बीच में एक तरह से कि जैसे कि सांप नेवले वाली लड़ाई थी थे। तो उसके बीच में जब आकर के जैसे दोनों ने इकट्ठे जब गठबंधन किया तो आधा कैटर जो था जैसे शिंदे गुट तक टूटने के कारण भी ये था, और अभी अन्य जो और भी जो लोग हैं उसमें काफी सारे मेरे ख्याल में मुझे लगता है गुड्डा गुट में जो कि उस तरीके से छटपटाट में उस तरीके से और वो परेशानी में है उस तरीके से। तो एक रीजन वो रहा। दूसरा देखिए, पीएम मोदी जो है उनका नाम इतना, जितना बड़ा नाम जैसे पीएम मोदी का है उतना बड़ा कोई चेहरा जो है पक्ष के पास में कुछ वाली आज के डेट में माने कि कोई नहीं है, तो वो टक्कर लेने वाले कोई नहीं था, तो उससे एक फर्क पड़ा बहुत ज्यादा होता है। तो इन चीजों को और समावेशी जैसे दूसरा कहते हैं जैसे नीतियों की अगर बात करें तो उस तरीके से जो विपक्ष था तो कहीं ना कहीं आपस में जैसे सर्वोटेबल और जैसे अपने आपस में जो रिफ्ट थे उसी को दूर नहीं कर पाए, और आपस में जो अंदर के जो सामंजस्यता थी उसको नहीं बिठा पाए, और कहीं ना कहीं जैसे कि बेचारे को और मतलब कि मतभेद तक चीजें पहुंची, और आपस में जैसे कि रोड पे लड़ाई करते हुए जैसे कई नेता कांग्रेस के नजर आए और इसी तरीके से और चीजें आई, और शिवसेना के कई नेता टूट कर जैसे कि भाजपा की तरफ आए। तो जैसे आए तो देखिए मान के चले किसी न किसी छटपटाहट की वजह से आए थे, और उनका वोट बेस जो था वो भी साथ साथ ट्रांसफर एक तरह से भाजपा की तरफ हुआ। क्योंकि पहले क्या था कि जैसे कभी भी एक तरह से मतलब कहते कि मतलब कि ट्रेडिशनल एक तरह से एक दूसरे के सपोर्टर होते थे, शिवसेना और भाजपा ये दोनों एक तरह से मिलकर चुनाव लड़ते थे। इकट्ठे अकेले का जैसे कि वहां पर जो था उस तरीके से चीजें करनी, जैसे कि मतलब पंजाब की तरफ बोलने से श्रोमणी अकाली दल की भाजपा का गठबंधन रहा, बिल्कुल तो उसी तरीके से एक तरह से इनका पारंपरिक रूप से वो रहा। तो वो चीजें कई इस बार कुछ ज्यादा ही बीजेपी की तरफ हमको लग रहा है कि मत प्रतिशत और बढ़ने के आसार आपकी बातों से लग रहा है कि बिल्कुल बढ़ेगा। जी बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल। हमारे साथ दो और मेहमान आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। प्रदीप भटनागर जी बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ पवन पटेल जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुंबई की हॉट सीटों की, जो 5वें चरण में हॉट सीटें हैं मुंबई उत्तर मध्य, और उस सीट की हम बात कर रहे हैं। तो इस बार जो है बीजेपी का कुछ और पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। पवन पटेल जी, जैसे कि अब जो शिवसेना है उसमें टूट भी हो गई है, और टूट के बाद से जो शिंदे गुट है वो बीजेपी के साथ जाकर के एनडीए में मिल चुका है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि
ये गणित लगाया जा रहा है कि जो 2014 में 34% मतों में वृद्धि हुई थी बीजेपी के, उस मत में इस बार 2024 में कुछ और वृद्धि हो सकती है। क्या लगता है आपको पवन पटेल जी? देखिए, कहीं से भी वृद्धि होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं बोल रहा वृद्धि होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर इसको बड़े आप देखेंगे, अगर पूरे लेवल पे देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो मोदी जी ने जितनी गारंटी दी थी आम जनता अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा आम जनता के सामने आ चुका है, इसलिए वोट परसेंट कहीं बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। बात है कि कुछ मैकेनिज्म के हिसाब से जीत हार का अंतर उस आंकड़ों को पाने की कोशिश करें, बात है। हम कहते हैं अगर इनकी नीतियां, इनके कार्यों पर इतना था, तो जब 2014 से लगातार पूनम महाजन वहां से चुनाव जीत रही थी, तो क्यों उनका टिकट काट दिया गया? अगर इनको दम बता कि मोदी जी ने जितनी अच्छी कार्य किया, तो ये हमेशा क्या करते हैं, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप उम्मीद भी सीट में ले लीजिए, वाईनाथ शेट्टी का टिकट काट दिया उन्होंने। तो जो आज की डेट में महंगाई, बेरोजगार, जो कॉमन मुद्दे हैं, जो हर प्रदेश में बराबरी से जो पालन हो रहा है, जिनका कि न महंगाई खत्म हुई, न बेरोजगारी खत्म हुई, न 100 दिन में काला धन, भी बड़ी बड़ी गारंटियां, झूठी गारंटियां भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने दी थी, उन गारंटियों को कहीं पूरा नहीं किया है। और आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नए नए झूठ, नए नए पैकेज में लेकर के आ जाते हैं। कोई भी भारतीय जनता का नेता पुरानी बातों पे बात करने को तैयार नहीं है। ये मैनेजमेंट से चुनाव जीतते हैं, ये देखते जी। जनता समझ चुकी है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए इनका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ने वाला। आपके कहने का तात्पर्य है जी। जल्दी जल्दी हम चाहेंगे कि सभी मेहमान जवाब दें, क्योंकि सीटें भी हैं और आंकड़े भी दर्शकों को दिखाने हैं, तो ठोस बातें अगर जो रखेंगे तो और ज्यादा क्वेश्चन हम ले पाएंगे अपने मेहमानों से। प्रदीप भटनागर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है आपको, आखिर जब पूनम महाजन लगातार जीत रही थी, जैसा कि अभी पवन पटेल जी ने कहा भी कि पूनम महाजन जीत रही थी, तो उज्जवल निकम को यहाँ पर चुनाव लड़ाने की इतनी जरूरत कैसे महसूस हुई बीजेपी को? जी देखिए, भाजपा एक सिस्टम वाली पार्टी है और जरूरी नहीं है कहां से चुनाव लड़ाना है। जब आप पूनम महाजन जी की बात करें, जब वो अपने जिस सीट से आप कह रहे हैं जीते हैं, तो वो सीट से भी जीतेंगे, बेफिक्र रहिए। देखिए, निकम वाली जी बात है, देखिए निकम जी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से और नए प्रत्याशी हैं, तो आप लगा लीजिए भाजपा ने गेम खेला है और हार जीत तो देखी जाएगी बाद में। तो कांग्रेस को डर काहे का? तो कांग्रेस को पता है कि महाराष्ट्र के अंदर उसको बिल्कुल प्रत्याशी नहीं मिले, जो मिले भी बेचारे कैसे प्रत्याशी मिले, अपने पार्टी के जो इकाई के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये अपनी करनी को देखते नहीं है। ये बताइए ना कि जब ये उद्धव जी के साथ थे, तो उद्धव जी कितने परेशान थे, जो शिंदे जी को हटना पड़ा कि कांग्रेस अपना एकमात्र शासन चला के उद्धव जी को कई दबाव में ले रखा था। और अभी भी देख लीजिए किस प्रकार से उद्धव जी कितना मिलते हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। वो समझ में आता है कि आप जब से इनका ये जो ठग बंधन टूटा है, देखिए इनके साथ एक बार इनकी बैठक में देखी होगी आपने, समन्वय बैठक जरूर देखी होगी, प्रदर्शन में जिस टाइप से दिखाया कि सब एक दल के लोग खड़े हैं, ये चीजें दिखती हैं कि आज यहाँ परेशान है कि महाराष्ट्र को लेके कि होगा क्या हमारा, कि क्या शरद पवार जी का हुआ, क्या हुआ उद्धव जी का, बेचारे ना घर के रहे ना घाट के रहे। और यही हाल कांग्रेस का हुआ, तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि आपके दिग्गज नेता सारे क्यों चले गए। बिल्कुल भाई, संजय निरुपम जी क्यों चले गए, और भी नेता जो बड़े दिग्गज जिनके नाम चलते थे आज वहां चले गए छोड़ के। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस ने जी क्या गलती करी और जी क्या कमी थी? यहाँ पर कुछ मुद्दे भी हैं जो इस समय परेशान कर सकते हैं। मैं मुद्दों पे कह रहा हूँ, मैं नहीं यहाँ पे कुछ मुद्दे की बात कर रहा हूँ। देखिए परेशान, ये कुछ मुद्दे हैं जो जनता पूछ रही है, परेशान कर सकते हैं। ये जैसे हम जवाब देंगे आपकी बात पर। देखिए परेशान, देखिए मुद्दे की बात, राजनीति और चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है। अगर आप पे मुद्दा नहीं तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे, और आप पे विषय नहीं है तो आप जनता के आगे बोलेंगे क्या? तो वो बीजेपी को परेशान करने वाले मुद्दे हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहे हैं, जैसे आबादी, बढ़ती आबादी के कारण शहरीकरण,
विकास की जरूरत महसूस हो रही है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत भी महसूस हो रही है। ये सब मुद्दे हैं। 10 साल से आपके ही एमपी हैं यहाँ पर। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने की जरूरत है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की जरूरत है, कानून व्यवस्था बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है यहाँ पर। तो ये मैं आपको सबसे बड़ा मुद्दा बताता हूँ आदरणीय कुशवाहा जी, कि महाराष्ट्र जैसे बहुत बड़े प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। महाराष्ट्र इतना बड़ा प्रदेश है और वहां पे रोज डेली हमने 10 वर्ष पहले सुना कभी 2 किसानों ने फांसी लगा ली, किसी किसान ने जहर खा लिया, कोई अपने खेत में लटक गया। हमने सुना और देखा भी आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से। क्या वो चीजें सब सामने आती हैं? क्या वही महाराष्ट्र है जहाँ पे ये पानी जो है जो रेल के टैंकरों से जाता था, क्या वहां पानी की समस्या दूर नहीं हुई? क्या हमने आपने चैनल के माध्यम से सब कुछ देखा नहीं? चीजों में समय लगता है। रही आपने बात करी शिक्षा की और चीजों की, देखिए उसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। क्या ये एक एम्स की बात करते हैं? क्या एम्स केवल एक एम्स, एक महारानी ने जमीन दान करके एक जो कांग्रेस ने बनाया उसके बाद कोई दूसरा एम्स बनाया? आज देश के अंदर कम से कम 115 14-15 एम्स हैं तो सही, और कुछ तैयार हो रहे। आज एमबीबीएस की सीटें बढ़ी ना। आईआईटी केवल 2 हुआ करते थे, या तो कानपुर या रुड़की या पुणे के अंदर हुआ करता था। आज आईआईटी बढ़े ना। चल चीजें क्यों नहीं बोलते हैं? इनको 15 लाख रुपए चाहिए, इतने भिखारी हैं कि 15 लाख रुपए। पवन पटेल जी, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं लास्ट खत्म कर रहा हूँ। आप अगर आबादी की बात करते हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं राज सड़कों पे खड़ी होकर बोलती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? आप बोलेंगे? जी, आप बोलेंगे बैठ के यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? भी जाना है मुझे। जी जी, पवन पटेल जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पवन पटेल जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बोले हम? जी जी बिल्कुल पहुंच। जी, आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, तो हम आपके पास आएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन इससे पहले हम नहीं आप होगी। हेलो जी, आपकी आवाज रुक के आ रही है, हमारी तकनीकी टीम आपसे संपर्क कर रही है। हम तब तक दूसरी लोकसभा सीट जो हॉट सीट है मुंबई की, उसकी तरफ रुख करेंगे। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट, मुंबई उत्तर लोकसभा सीट के बारे में हम पहले अपने दर्शकों को बताएंगे, उसके बाद पुनः अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। तो मुंबई उत्तर ये पीयूष गोयल हैं और भूषण पाटिल यहां पर इनसे मुकाबला है। 5वें चरण की दूसरी हॉट सीट मुंबई उत्तर, जहां पर एनडीए गठबंधन के बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहां पर चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने इस बार भूषण पाटिल को चुनावी समर में उतारा है। मुंबई उत्तर सीट से आम चुनाव लड़ रहे हैं भूषण पाटिल। कांग्रेस की मुंबई इकाई के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने पहले 2009 में बोरीवली निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव लड़ा था। पाटिल पिछले 25 वर्षों से सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने मुंबई इकाई के कोषाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। भूषण पाटिल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सलाहकार बोर्ड के पैनल का भी हिस्सा हैं और बेस्ट समिति के सदस्य भी हैं। तो ये भूषण पाटिल है। और पीयूष गोयल के बारे में तो आप जानते ही हैं, मैंने बताया। अब थोड़ा सा मतदाताओं के बारे में भी रुख कर लें कि मतदाताओं के बारे में जान लें कि क्या है यहाँ पर मतदाता, कितने मतदाता हैं। तो कुल मतदाता 17,83,870। पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,72,635। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। महिला मतदाताओं की संख्या 8,11,225। तो अब रुख करते हैं जनादेश की। पिछली बार यानी कि लोकसभा चुनाव में कौन जीता? गोपाल चिनरैया शेट्टी बीजेपी से यहां पर जीते थे और उर्मिला मातोडकर यहां पर कांग्रेस से इनको हार का सामना करना पड़ा था। यही अगर जो लोकसभा विधानसभा की बात करें, विधानसभाओं की बात करें तो यहां पर बोरीवली में बीजेपी, दहिसर में बीजेपी, मगाथेन में जो है एसएसएस और कांदीवली में पूर्व में बीजेपी आप देख सकते हैं। चारकोस में बीजेपी, मलाड पश्चिम में कांग्रेस। यहां पर आप देख सकते हैं विधानसभाओं की स्थिति। थोड़े से इतिहास पर भी नजर डाल लें तो 2004 में गोविंद आहूजा कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे। 2009 में संजय निरुपम कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे।
2014 में गोपाल शेट्टी बीजेपी से यहां पर 2014 में गोपाल शेट्टी और 2019 में भी गोपाल शेट्टी। अब इस वक्त पीयूष गोयल और भूषण पाटिल में टक्कर है। हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और पुनः हम आएंगे अपने मेहमानों की तरफ। और हमारे मेहमान प्रदीप भटनागर जी, हम आपकी तरफ रुख करेंगे। पवन पटेल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पवन पटेल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पवन पटेल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, पवन पटेल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो प्रदीप भटनागर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रदीप भटनागर जी, आपने ये देखा कि मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से पीयूष गोयल और भूषण पाटिल चुनाव मैदान में हैं। काफी कद्दावर नेता हैं भूषण पाटिल, पीयूष गोयल भी कम हैसियत नहीं रखते राजनीति में। ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो स्थितियां यहां पर बन पड़ी हैं, उसमें अगर जो हम मुंबई उत्तर मध्य की बात करें परसेंटेज की, तो लगभग पूनम महाजन को बीजेपी ने जो चुनाव जो जीती थी 2019 में, उनमें मत प्रतिशत में 2.64% की यहां पर कमी देखी गई थी। तो क्या इसीलिए पूनम माफ कीजिएगा, गोपाल चिन्निया शेट्टी यहां पर विजयी हुए थे? पूनम महाजन माफ कीजिएगा, यहां पर हमारे पास गलत सीट आ गई है, तो हम आपको बता दें कि यहां पर जो गोपाल चिन्निया शेट्टी बीजेपी से थे, इनकी जो वोट परसेंटेज है ये यहां पर 2% कम हुआ है। तो क्या इसलिए इनको हटाया गया है और यहां पर पीयूष गोयल को यहां पर लाया गया है? जी चीज तो बता दो, जितने राज्यसभा से हमारे सांसद थे सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहते सबको चुनाव लड़ना है, मैदान में आना है जी। अपने जो आपने केंद्र में रह के जो आपने कार्य करा है उसकी क्षमताओं को दिखाना है आपको कि आपके कार्य प्रबल थे और आपको जनता ने आपको वोट देके जिताया। तो ये चीज आपने देखी कि सब राज्यसभा जितने भी मेंबर थे सब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये केवल भाजपा कर सकती है और कोई दल नहीं कर सकता जी। अगर आपने बात करी क्या नाम पीयूष गोयल जी की, देखिए पीयूष गोयल जी का क्या है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। क्या माने प्रधानमंत्री जी अगर गुजरात से आके उत्तर प्रदेश लड़ सकते हैं, तो ऐसे कोई नहीं, सीटें फेरबदल चलता रहता है। मगर आप जो परसेंटेज की बात करी ना, देखिए परसेंटेज की बात तो ये है कि जितनी भी सीटें आपने जी पूरा हाल करके और न्याय बेइज्जती करके धक्के मार के वो सीटें खाली करा के हमने उससे कब्जा करा उस पर। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र का हाल करा, 2 भागों में बांट के हिंदू मुस्लिम, वो चीजों पे देखा हमने कि आपने देखा कि एक बहुत बड़ा विवाद चला एक लाउड स्पीकर को लेके, और वो लाउड स्पीकर को लेके इतना लंबा चला कि ये देखा होगा ठाकरे जी बिल्कुल चुपचाप बैठ गए, आवाज तक नहीं आ रही थी। जो कि मुख्यमंत्री को एक कार्य को समझाना चाहिए था, निपटाना चाहिए था और दलों से बात करनी चाहिए। तो ये चीजें दिखती है कि इस समय महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस के साथ क्या करना चाह रही है। तो अगर शिंदे जी अगर खुश होते और इस सबको शिंदे जी ठाकरे साहब के साथ काम करते आ रहे, तो यार नौबत क्यों आती? बिल्कुल, या शिंदे गुट अलग बनता? ये अपने क्योंकि अपनी गलती बताते नहीं है कभी भी कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी ने डर के मारे अपने 10 दरवाजे घर के बंद कर लिए थे, कुछ हो ना जाए। अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते थे, ड्राइवर भी नहीं रखते थे। ऐसे डरपोक मुख्यमंत्री करना क्या था? हम तो सोचते थे कि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनसे ज्यादा गर्जना होगी, उनसे ज्यादा जोश होगा, उनसे ज्यादा अग्नि होगी। मगर हमें क्या पता था चलिए कि वही है जो बाला साहब ने कहा था कि मैं पार्टी खत्म करने में विश्वास करूंगा मगर कभी कांग्रेस के साथ जाके नहीं बैठूंगा। मगर सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे का हाथ वो हर के ना घाट के आज औकात कुत्ते जैसी हो गई है उनकी जी। अभी एक वीडियो देखी जिसमें कि शरद पवार कह रहे हैं कि आप बाहर बैठो जाके, बाद में मिलूंगा जी, और बड़ी प्रसार हुई ये भी चीजें। बिल्कुल ये चीज समझने वाली होगी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये स्थिति जो है ये बीजेपी के फायदे में ही यहाँ पर गई है। तो हम पवन पटेल जी के पास आएंगे। आप तक मेरी आवाज आ रही है?
पवन पटेल एकदम आ रही है, एकदम आ रही है जी। आपको आ पवन रही पटेल मेरी? जी, भूषण पाटिल जी को यहाँ से उतारने के पीछे, इससे पहले तो आप उर्मिला मातोडकर को उतारते रहे हैं, उर्मिला मातोडकर रही हैं, लेकिन वो अपना जलवा नहीं बिखेर पाई, तो आपने इनको उतारा, गोविंदा को उतारा। हाँ, लेकिन ये लोग जो है उतने सक्सेस नहीं हुए हैं। अब भूषण पाटिल को उतारने के पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, रहस्य जैसे अभी इन्होंने बताया, इनका रहस्य है कि हमारे यहाँ किसी को भी कहीं से उतार सकते हैं, मोदी जी कहीं से आके कहीं लड़ सकते हैं। उसी तरह यही रहस्य हमारे यहाँ भी कि हम अपने संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी पदाधिकारी को कहीं से भी उतार सकते हैं। ठीक है। अब जो रही बात कि उतार सकते हैं जीतने हारने, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो ये बहुत छोटी बात नहीं होनी चाहिए ना, बहुत बुरी बात होनी चाहिए। अगर कोई आदमी खुद ड्राइव कर रहा तो बहुत इनकी नजरों में बहुत तुच्छ बात हो गई है। इनके एग्जाम्पल सुनिए, हमने कब्जा कर लिया। देखिए, तानाशाही के संविधान को जो दर्शाता है, हमने धक्का मार करके कब्जा कर लिया। लोकतंत्र में इस तरह का वर्ड यूज करना चाहिए। अभी इन्होंने बोला था कि हम 15-15 लाख देंगे, आदरणीय मोदी जी ने बोला था। हमारे इतने मजबूत, इतने सशक्त प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से बोला था कि हमारे भारतीय को 15-15 लाख देंगे। अब आज एक भिखारी हो, मतलब उसमें मोदी जी का इनके हिसाब से सही सेंटेंस, हम हर भिखारी को 15-15 लाख रुपए देंगे, ये सेंटेंस होना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? कांग्रेस चाहिए ना, वो तो कह रहा हूँ, जनता नहीं कह रही है, कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस को 15 लाख। नहीं, जनता नहीं कह रही। अब ये बताइए, जनता को हम बोलेंगे 15 लाख रुपए कांग्रेस ही कह रही है, हमने जनता के मुंह सुना ही नहीं कभी। कौन नहीं सुना? आप जनता की बात कांग्रेस सुनना ही गाना गा रहे, 15 लाख रुपए चाहिए मुझे, 15 लाख रुपए चाहिए मुझे। क्या करें, बेचारे की सीट तो चली गई, मगर दलाली की आदत नहीं गई, कमीशन चाहिए, हर जगह कमीशन खानी है। अरे कुछ बात हर जगह कमीशन खानी है। ठीक है भटनागर जी, हम आएंगे आपके पास। पवन पटेल जी अपनी बात रख लें, उसके बाद तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था, वो जो मुफ्त में जान देते हैं, उन्होंने बोला था फोकट में। लैंग्वेज को समझने का प्रयास कर, जो हम फोकट में देते थे वो देते रहेंगे, उनका जीवन स्तर को सुधार करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। अब मैं इनसे पूछता हूँ, बड़ी बड़ी बात करते हैं, घर के ना घाट के, जनता पूछ रही है, जनता सोच रही है, IIT बनवाए, उसकी फीस नहीं बढ़ी है क्या? फीस बढ़ाई आपने, फीस भी बढ़ाई ना, वही बोलिए फीस बढ़ाई। और ये बताइए, अजीत पवार जी कैसे आ गए आपकी पार्टी में? कैसे आ गए आपकी पार्टी में? कैसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होने के बाद, जिसको मोदी जो सुबह शाम रात इतना बड़ा भ्रष्टाचारी 70,000 करोड़ उसको अंदर कर देंगे। कौन सी जादुई वॉशिंग मशीन से धोया आपने? किससे उसके पूरे भ्रष्टाचार धुल गए? जनता नहीं सोच रही होगी कि क्या जादुई वॉशिंग मशीन है भैया, कौन सा वॉशिंग पाउडर उसमें यूज करते हो आप कि उसके धुलने के बाद भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाता है आदमी? तो ये सब जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, वो सब जनता देख रही है और जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है, प्रदेश की जनता को विश्वास होता तो 2014 के बाद उन्हीं गारंटियों को बात करते। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आज क्यों नहीं बोलता है कि हमारे मोदी जी ने बोला था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार महंगा, हमें वोट दो? क्यों नहीं पार्टी का नेता 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं करते? यही सब गारंटी दी थी ना मोदी जी ने ना। अब चुनाव में अगर ये सच के हित ऐसी है, सच का इतना साथ है, तो बोले खुला किए, देखो हमने 2014 में ये वादे किए थे, ये हमने पूरे किए, बजाय इसके कि भिखारी बोलो, बजाय इसके बोलो कि हम कब्जा कर लेंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है जो कांग्रेस की हिम्मत की बात करते, हमने अपनी हिम्मत दिखा दी। राहुल गांधी ने इतना बड़ा लाइन खींच करके उसने हिम्मत दिखा दी, दम है तो उससे बड़ी यात्रा करके दिखा दो आप हिम्मत नहीं, हम तो हिम्मत वाले हैं। हम वो लोग हैं जिसने देश को आजाद कराया है, और हम वो लोग हैं जो फिर से इस देश को आजाद कराएंगे। आप क्या बात करते हो? आपने हमेशा झूठ का सहारा लिया, आपने हमेशा मैकेनिज्म का सहारा लिया। आप में दम है तो बोलिए कि हमने 2014 में जो वादे किए थे ये हमने पूरा किया, हमें वोट दो। लेकिन उन वादों की कोई बात नहीं करता। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, 750 किसान इन्हीं के राज में शहीद हो चुके हैं। युवा रोजगार बेरोजगारी से मर कर आत्महत्या कर रहा है। तो जो कथनी और करनी के अंतर को अच्छी तरह से लोग पहचान चुके हैं और अपने स्वविवेक से इस बार संविधान को बचाने वाली पार्टी का साथ देंगे। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी हैं। दिनेश सिंह जी, क्या लगता है कि पीयूष गोयल और भूषण पाटिल में जो टक्कर होगी यहाँ पर मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से, वो कांटे की हो सकती है?
मैं थोड़ा सा इसमें भिन्न सोचता हूँ इसमें कुशवाहा जी, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जैसे कि अगर अनुभव की अगर बातचीत करें तो भूषण पाटिल है उनके पास देखिए सिर्फ स्टेट का अनुभव है। उस तरीके से उनको जैसे कि मतलब एक तरह से अगर मान के चलें कि पूरे महाराष्ट्र का भी एक तरह से नहीं करके ज्यादा जो चीजें जैसे आपने बताई और जैसे कि मैंने भी सुनी है कि मुंबई इकाई तक के एक तरह से सीमित है, कुछ हद तक मतलब एक तरह से स्टेट तक सीमित है ज्यादा अगर बोले तो। जबकि उनके सामने जैसे कद्दावर नेता पीयूष गोयल है, तो मुझे लगता है कि मतलब ठीक है अपनी तरीके से अपने घर के सारे बदल डालने जो भी करें उनकी अपनी मर्जी, कांग्रेस की चाहे भाजपा कुछ भी करे, लेकिन अब तक देखिए जैसे इतने कद्दावर नेता के सामने कोई ना कोई और कद्दावर उसी समकक्ष चेहरा जो है वो कोई खड़ा करना चाहिए। तो उस मामले में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने तक बाकी हो सकता है कोई जमीन पे उनके अपने कुछ आधार है, कुछ वजह कुछ रही होंगी, लेकिन देखिए राह जो है इतनी आसान नहीं है कुशवाहा, क्योंकि देखिए मान के चले कि जैसे जो कांग्रेस कैंडिडेट है, क्योंकि जैसे कि भाजपा के साथ में क्या है कि जैसे अभी जैसे पुराना जैसे कि जो गुट था एनसी के गुट का, तो उसमें से टूट के अजीत पवार जो गुट है तो वो भी देखिए एक तरह से जो वोट शेयर जो है वो उसमें आएगा। दूसरा जैसे मान के चले कि शिंदे गुट जो है जैसे कि शिवसेना जो गुट है तो उसमें से टूट करके अगर आए हैं तो उसमें से भी जैसे कि जो वोट शेयर है वो इस तरफ ट्रांसफर होगा। कांग्रेस के साथ में देखिए मान के चले जैसे इनके साथ में जैसे कि एक चीज और अलग अलग थोड़ा बताता हूँ कि जैसे वहां पर जो दलित अघाड़ी जो है प्रकाश अम्बेडकर जो है तो वो भी मान के चले कि पहले इनके साथ में महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों को लेकर कहीं ना कहीं मतभेद रहा, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो अलग हो गए, अलग तरीके से अपना अलग चुनाव लड़ने के लिए बोला जो कुछ बोला, लेकिन साथ में मतभेद इनके बीच में रहे तो कहीं ना कहीं वोट काटने के काम वो भी करेंगे। तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं, इनको मुझे लगता है कि कोई बड़ा नाम जो है सामने लेकर के जैसे संजय निरुपम थे तो कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी जो है वो मतलब उनकी अपनी जगह वाजिब थी। पुराने टाइम से देखिए पार्टी को अपना समय देते रहे और अपने तरीके मतलब अच्छे प्रवक्ता थे और अच्छे वक्ता थे, तो अपने तरीके मुझे लगता है कि संजय निरुपम को इस जगह लड़ाते या कुछ मतलब उनकी अपनी मर्जी है, मैं अपनी निजी राय अपना रख सकता हूँ अपने तरीके से। जी बिल्कुल। तो देखिए उसमें किसी बड़े और कद्दावर नेता को लड़ाते तो ज्यादा बेहतर था। अभी के हिसाब से देखिए मुद्दों की अगर जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता पवन पटेल जी बता रहे थे कि इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी आपको जो नैरेटिव एनडीए ने और भाजपा ने दिया है उसी पे आप लोग अगर खेल रहे हैं तो देखिए जिस आप अगर दूसरे स्टूडेंट का अगर पर्चा भर के उसके लिए अगर काम करेंगे उसके लिए एक नैरेटिव है उसी वजह से 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की अन्न देने की बातचीत है, तो सारी पार्टी जो है कांग्रेस की जो है उलझी हुई है। पहले उसके बारे में आप लोग बुराई करते रहे, बुराई के 5 किलो के 10 तो चीजें कहीं ना कहीं दिवासी कई चीजें होती है, तो के बीच में कंफ्यूजिंग जो है सेट होता है और अपने तरीके जो आप मतलब देखिए जो मतलब बोले ये आपस में जो मतभेद की बातें बोले जो अपने गठबंधन महाविकास अघाड़ी के जो लोग हैं तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चीज जो है सामंजस्य बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है कुछ बात। तो चीजों को ओवरऑल लेके चले तो देखिए ग्राफ इस वक्त जो है एनडीए का ही ऊपर जाता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इनको अपने रणनीति जो है जैसे अभी थोड़ा समय ही बचा है, ज्यादा समय 3 चुनाव और बचे हुए हैं, 3 चरण और बचे हुए हैं, तो अगले चुनाव में भी अगर इकट्ठे और यह कि एक दूसरे के सीट्स में जैसे मान के चले कि जो जैसे कि घटक दल इनके है तो इनके साथ एक संयुक्त तरीके से रैलियां करें, संयुक्त तरीके से अगर प्रचार करें तो देखिए हम भी चाहते हैं अपने तरीके से एक मजबूत पक्ष जो है वो उसके रूप में कांग्रेस उभरे और महाविकास अघाड़ी वहां पर उभरे और सारे देश में उभरे, लेकिन अभी के हिसाब से चीजें जो है उस तरह जाती नजर आती, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है उसको दूर करना इनको पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ कांग्रेस मतलब जो है उसको जैसे कि मान के देखिए भाजपा और एनडीए जो घटक दल है उनको सिर्फ बुराई करने से उनके बारे में कुछ बुराई या गलत जैसे उस तरीके से बात बोलने से कुछ लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दे नीचे तक जमीन पे उतारे अपने तरीके से और ये बोले कि हम लोगों को आगे जो लक्ष्य है उसको बड़ा लक्ष्य है हम लोग लेकर चल रहे हैं और आगे हम लोग आए तो उसका ये कार्य करेंगे। अब जैसे बीच में से मान के चल के आम आदमी पार्टी है तो उसमें उन्हीं की जैसे राज्यसभा सांसद है उसकी पिटाई होती है उनके घर पे, तो पिटाई कुटाई करने का काम और ये सब चीजें उससे देखिए बहुत बड़े नेगेटिव। उसके बाद में जैसे कि जो सचिव है उनको भी साथ में लेके मुख्यमंत्री अगर घूमते हैं अरविंद केजरीवाल तो उसके बाद में कहीं ना कहीं बगली झाँकते नजर आते हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लेके आती है। तो अपने तरीके से तालमेल स्वयं अपने तरीके से बिठा के और जो घटक दल है अपने साथ में इनके इंडिया गठबंधन के उनको साथ में लेके और संयुक्त रैली संयुक्त मोर्चे निकालने पड़ेंगे, तभी देखिए कुछ ना कुछ पार पा पाएंगे, अदरवाइज अभी के हिसाब से चीजें नेगेटिव है। ये कुछ बात। चलिए ठीक है, अब एक और हॉट सीट है मुंबई की, वो है कल्याण। जरा इस पर नजर डालते हैं, उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों के पास रुख करेंगे। कल्याण लोकसभा सीट, मुकाबला किनके किनके बीच? श्रीकांत एकनाथ शिंदे यानी कि पुत्र हैं ये एकनाथ शिंदे के, और वैशाली दरेकर राणे के बीच यहाँ पर मुकाबला है। और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शिंदे गुट शिवसेना और उद्धव गुट शिवसेना दोनों के बीच लड़ाई है। तो यहाँ पर ये स्थितियां हैं। आपको मैं बता दें कि मुंबई में 5वें चरण की तीसरी हॉट सीट कल्याण सीट है। यहाँ से एनडीए के घटक दल में शामिल शिवसेना शिंदे गुट से श्रीकांत एकनाथ शिंदे चुनाव मैदान में है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट वैशाली दरेकर राणे चुनाव लड़ रही हैं। अब इस सीट की कुछ खास बातों पर नजर डाल लेते हैं।
वो क्या खास बातें हैं, मतदाता कितने हैं, पहले इस पर थोड़ी सी झलक दिखा दें अपने। तो कुल मतदाता 20,18,220, पुरुष मतदाता 10,85,710, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 9,32,510। जनादेश, इससे पहले 2019 का जनादेश जान लेते हैं, कौन जीता था, कौन हारा था। तो यहां पर जीते थे श्रीकांत शिंदे शिवसेना से ये जीते थे, और हारे थे बाबाजी बलराम पाटिल एनसीपी, ये हारे थे। लेकिन आज स्थितियां विपरीत हैं। आज शिंदे गुट हो गया, शिवसेना के दो फाड़ हो गए हैं, और आज इस सीट पर शिवसेना से शिवसेना ही लड़ रही है, न कि एनसीपी। अब रुख कर लेते हैं लोकसभाओं, माफ कीजिएगा, विधानसभाओं की। 6 विधानसभा हैं। अंबरनाथ एससी और शिवसेना शिंदे गुट का उस पर कब्जा है। उल्लासनगर बीजेपी, कल्याणपुर बीजेपी, वहीं डोंबिवली बीजेपी, कल्याण ग्रामीण मनसे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मुंब्रा कलवा एनसीपी। तो ये स्थितियां हैं यहां पर। और अब आपको परसेंटेज के बारे में भी बता दें, लगे हाथ 2009 इतिहास के बारे में बता दें कि 2009 में कौन कौन जीते थे। 2014 में श्रीकांत शिंदे शिवसेना, 2019 में श्रीकांत शिंदे शिवसेना, और इस बार फिर चुनाव मैदान में है। 2009 में आनंद परांजपे। तो अब परसेंटेज पर भी थोड़ा सा नजर हम डालेंगे कि 2009 में कितने प्रतिशत किसको वोट मिले थे। तो शिवसेना एनसीपी 2009 में 39% शिवसेना को मिले थे, यस जिसको हम कह सकते हैं, और एनसीपी को मिले थे 34%। चलिए अब 2014 की तरफ रुख कर लेते हैं। यहां पर शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, इनको 53% वोट मिले थे, और एनसीपी को यहां पर 23%, यानी कि 11% घटा है और 14% यहां पर बढ़ा हुआ दिख रहा है। 2019 की भी बात कर लें, 2019 की क्या स्थिति है, तो यहां पर 62%, यानी कि शिवसेना के वोटों में बढ़ोतरी देखी गई है। एनसीपी की जो सीट है उसमें भी बढ़ोतरी है, लेकिन 1% की यहाँ पर 14.19% ही इनको वोट मिल पाए हैं। अब शिवसेना में फाड़ हुए हैं, 2 फाड़ हुए हैं, और अब क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी 2024 में। अपने मेहमानों की तरफ रुख करें। हमारे मेहमान प्रदीप भटनागर जी, हम आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे आपसे, कम शब्दों में जरा अपनी बात रखिएगा, कि अब तो शिवसेना में फाड़ हो चुके हैं, और यहाँ शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना शिंदे गुट दोनों ही चुनाव मैदान में हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार बीजेपी के साथ आ जाने से पुनः ये सीट शिंदे गुट को मिल जाएगी? देखिए, जिस प्रकार आपने डाटा दिखाया कि 2 बार से ये शिंदे गुट के पास थी, अभी भी आएगी, बिल्कुल आएगी। देखिए, आपने ये भी डाटा इस प्रकार से वोट परसेंटेज बढ़ा, वो भी देखा। देखिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या विधायक हो, आपने ये भी दिखाया कि देखिए सबसे ज्यादा विधायक ही भारतीय जनता पार्टी के वहां, उल्लासनगर हो या और भी दिखाया आपने कल्याण वगैरह। तो ये दिखाता है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या जो विधायक गण बने हैं हमारे, या जो सांसद गण हैं, तो एक समन्वय अच्छा है उनमें, और वो पुणे जीतेंगे, इस पे साफ दिखाई दे रहा है। इस पे वो परसेंटेज बढ़ी है, नहीं, तो परसेंटेज तो बढ़ी है, लेकिन अब इसमें जो उस समय भी आपके साथ शिवसेना थी, बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था 2019 में। तो अब शिवसेना का नहीं, अब तो 2 फाड़ हो गई है ना, तो परसेंटेज तो कुछ अब महाविकास आघाड़ी के साथ भी जा सकता है। देखिए साहब, सारे जितने भी इस समय दल शिवसेना के हैं, सब भाजपा के साथ हैं। चाहे अजित पवार जी हो, चाहे शिंदे जी हो, स्वयं खुद भाजपा हो, चाहे संजय निरुपम, और जो दिग्गज जितने नेता हैं इस समय सब भाजपा के उसमें ही है, और भाजपा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जो एनडीए के हमारा ग्रुप जो है। तो समझने वाले कि कांग्रेस कहाँ बिसात रखती है, या उद्धव ठाकरे कहाँ बिसात रखते हैं बीच में
बोलने के, उसे करने के लिए, क्योंकि अपने बारे में बहुत कुछ बताना पड़ेगा, गिनाना पड़ेगा, अपने विकास बताने पड़ेंगे, अपनी उन्नतियां बतानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि भाई जो मैं सर एक सेकंड, आपको बताना पड़ेगा जो 6.5-7% जो ग्रोथ रेट थी महाराष्ट्र की, वो 2% पे कैसे पहुंच गई, वो माइनस क्यों हो गई, गुंडागर्दी क्यों बढ़ गई, बतानी पड़ेगी, इंक्रोचमेंट क्यों बढ़ गई, जो उद्धव जी के थे वो जो फिल्म इंडस्ट्री में गुंडागर्दी में क्यों आ गए, तो चीजें बतानी पड़ेगी कि परिवार के अंदर परिवार का बेटा किस तरह सांसदों को धमकाना, विधायकों को धमकाना, मंत्रियों से मिलना नहीं, मंत्रियों की सुनने नहीं, विधानसभा के सेशन नहीं लगने हैं, जनता के बारे में बात नहीं होनी, विकास के बारे में बात नहीं होनी, हर समय घर में रहना, वो चीजें सब समझ में आती है, जनता के बीच पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। पवन पटेल जी, और उसी पे वोट होगा जी। ठीक है पवन पटेल जी, जैसा कि ये परसेंटेज बता रहे हैं और एनसीपी में भी टूट हुआ, शिवसेना में भी टूट हुआ, तो शिवसेना में जो टूट हुआ वो उसको तो महाविकास आघाड़ी को फायदा मिल सकता है, लेकिन एनसीपी में जो टूट हुआ उसे बीजेपी को फायदा मिल सकता है, यानी कि एनडीए को फायदा मिल सकता है। तो एक तरह से ये देखा जाए कि अगर जो दो पार्टियों में दो फाड़ हुए हैं तो परसेंटेज कुछ इधर उधर होते हैं, तब भी पक्ष में शिवसेना शिंदे गुट की तरफ ही दिख रहा है। वैसे आपका गणित क्या कहता है पवन पटेल जी? तो चलिए, पवन पटेल जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, तो अब हम रुख करते हैं अपने राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी की तरफ। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आ रहे हैं और यही प्रश्न आपसे भी दोहराना चाह रहे हैं कि शिवसेना में भी दो फाड़ हो गए, एनसीपी में भी दो फाड़ हो गए, तो शिवसेना का लाभ तो महाविकास आघाड़ी ले गई, लेकिन अगर जो एनसीपी में जो दो फाड़ हुए हैं उसका लाभ तो वहाँ बीजेपी यानी कि एनडीए ले जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सब कुछ वैसा ही रहेगा जिस तरह से 2019 में? परिणाम में कुछ खास अंतर आने वाले नहीं है, परसेंटेज में कुछ खास अंतर आने वाले नहीं है। देखिए कुशवाहा जी, सबसे पहले देखिए उम्मीदवारों की अगर बातचीत करें, देखिए दोनों सेना आमने सामने है, मतलब जो फैक्शन अलग हुआ शिवसेना से शिंदे गुट, उसमें बाद दूसरे एक नेगेटिव पॉजिटिव की अगर बात करें तो देखिए श्रीकांत शिंदे जो है वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं, तो देखिए उप मुख्यमंत्री का बेटा होने का ऐसा तो देखिए मिलेगा। दूसरी बात यह कि जैसे इन्होंने क्या सोच के, देखिए सामने सामने की मतलब वो प्रमुख रूप से वहां पर एक आम चर्चा है कि सामने सामने श्रीकांत शिंदे जो 2 बार पहले सांसद रह चुके हैं, उनके सामने अगर एक मतलब एक तरह से कमजोर उम्मीदवार अगर खड़ा किया तो उसमें प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि क्या सेना जो मतलब जैसे कि उद्धव ठाकरे जो गुट है क्या हथियार पहले डाल चुका है, क्योंकि सर 2 बार की कॉर्पोरेट रही है, मतलब एक तरफ 2 बार का सांसद, एक तरफ 2 बार की पार्षद, तो दोनों में देखिए जमीन आसमान का, क्योंकि डोंबिवली मेरे ख्याल से वहां से शायद वो पार्षद रही है, तो होता है शायद मैं कुछ कंफ्यूजन में कुछ हूँ, तो उससे बाहर उनका कोई मतलब बहुत ज्यादा इतना कुछ मतलब जैसे कि संपर्क शायद नहीं होगा सर, कि होता है मतलब व्यक्ति अच्छी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कारण देखिए बहुत बड़े इस तरीके से है कि जैसे कि इनको सर क्या सोच के उतारा गया, दोस्तों इनके बीच में जैसे इनको लगता है जैसे कहीं ना कहीं मतलब जो मैं क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि शिवसेना जो है वो शायद ये सोच रही थी कि जैसे पिता पुत्र की जोड़ी को लेके कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, या जैसे कहीं ना कहीं भाजपा के एड्रेस वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कुछ कर पाए, तो उस नाराजगी को लेकर सर मुझे लगता है कि इनको उतार दिया, लेकिन नाराजगी तो देखिए दूर हो चुकी है। भाजपा के जो कुछ नेता थे वो शायद शुरुआत में शिंदे जो है उनके खिलाफ थे कुछ वैसे, और कुछ उस तरह की शायद एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन मतभेद जो था मनभेद तक पहुंचने से पहले उसको एक तरह से मतलब शांत कर दिया गया। तो अभी जैसे एक तरह से अगर देखा जाए तो दोनों का रिपोर्ट कार्ड के सबसे देखें तो एक तरह से मतलब ये मान के चले कि जैसे कि वैशाली जी जो है व्यक्ति अच्छी होंगी, लेकिन टक्कर देने में कितनी सक्षम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे वो देखने की बातें होंगी, और अन्य नीतियां और जो अन्य चीजें जैसे अजीत पवार जो गुट है उसका भी एक तरह से मान के चले कि पूरी तरीके से जो मतलब कि वोट शेयर ट्रांसफर होगा तो वो बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वोट शेयर बढ़ने के चांसेस हैं, और कोई अगर करिश्मा हो जाए कुछ, तो देखिए दोनों ही प्रत्याशियों को हमारी शुभकामनाएं, लेकिन अपने तरीके से कोई करिश्मा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से मुझे लगता है कि श्रीकांत जो है वो दोबारा हैट्रिक लगाएंगे ऐसे, मतलब जैसे करके तीसरी बार पर सांसद बनके आने का मुझे नजर आता है, क्योंकि जब सामने अगर मजबूत कोई अगर कैंडिडेट खड़ा करते तब कुशवाहा जी बात अलग थी, लेकिन अभी के हिसाब से आपस में फैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्ट दूर हुई है, और जैसे मैंने पहले बार प्रकाश अम्बेडकर की बात बोली, उनका भी देखिए कहीं ना कहीं वोट शेयर और वोट बेस है वहां पर।
वो उनके साथ में नहीं आया। तो एक तरह से वो मायावती वाला फैक्टर मान के चले, उत्तर प्रदेश में मायावती है, उस तरीके से वहां पर उनका जो वोट कहीं ना कहीं छिटकेगा जरूर। और यहाँ पर अपने तरीके से चीजें जो है कि कहीं ना कहीं जैसे ये एकजुट होकर लड़ रहे हैं, और वहां पर कहीं ना कहीं आपस में जैसे कि सामंजस्य और तालमेल बिठाने की जो बातचीत है उसको दूर अगर अभी भी अगर कर ले तो भी कहीं ना कहीं टक्कर मजबूत देने की स्थिति में होंगे। बाकी आगे देखे कि ईश्वर सब चीजें हैं, मतलब कि कुछ चीजें जैसे भाग्य पे छोड़ी जाती हैं, लेकिन पूरे तरीके से भाग्य पे छोड़ने वाली बातचीत अभी नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं कमजोरी कैंडिडेट की है, 2 बार के कॉर्पोरेटर, 2 बार के सांसद, वो अपने आप में आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। शायद जी पवन पटेल जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी आ रही जी। तो ये गणित जो है एकनाथ शिंदे, श्रीकांत एकनाथ शिंदे के खिलाफ वैशाली जी को उतारना, एक वो 2 बार के सांसद हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने के चांसेस हैं इनके पास, तो वैशाली जी को क्या सोच करके 2 बार के सांसद के मुकाबले उतारा गया? देखिए, मुकाबले में उतारा गया है, स्थानीय स्तर पे सर्वे हुए होंगे, हमारे कई कमेटीज की मीटिंग हुई, उसके बाद उतारा गया होगा। एक्चुअल में वहाँ पे जो जाति समीकरण कई बार होता है, कई बार कई सारी चीजें होती हैं, और अभी तो आदरणीय दिनेश जी बोल रहे थे कि अभी वर्तमान में तो माहौल ऐसा है, माहौल तो सचमुच का देखा जाए तो मोदी में है पूरा माहौल, पूरे देश का माहौल, पूरे प्रदेश का माहौल मोदी में है, मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। इतने देखिए इवेंट की पार्टी है, इवेंट वाली सरकार है, ये हमेशा ऐसे बड़े बड़े इवेंट कर देती है कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका रहता है। मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हीं मोदी जी को जनता भी देख रही होगी जो वोट डालने जाएगी, वही मोदी जी को देख के वो भी वोट देगी। यही मोदी जी ने 2014 में क्या क्या बोला था, अभी क्या हुआ है। अभी आज ये उनके बड़ी बुराई कर रहे हैं कि वो गाड़ी चलाते हैं, ये चलाते हैं, अभी तक जब तक इनके साथ रहते तो बड़ा अच्छा रहते हैं, अब आज उनको कहीं डरपोक कर रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। ये जो दो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, आप उनके साथ मिल जाओ तो बड़े अच्छे हो जाते हो, आप उनके साथ नहीं मिलोगे तो भ्रष्टाचारी कहलाए जाओगे, आप उनकी बात करोगे ठीक है उनके खिलाफ बोलोगे देशद्रोही बन जाओगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी 2014 से आज तक जो कृत्य किए हैं वो आम जनता अच्छी तरह से उनके मानस पटल में अच्छी तरह से स्थापित हो चुके हैं। चाहे नोटबंदी का दौर ले लीजिए, चाहे आपने कोरोना के समय का दे दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा ही देखा है कि जो ये मोदी जी की जो जादुई करिश्मा रहता है, उस समय आप कोरोना की वैक्सीन लगाने तो बड़ा मोदी जी का फोटो लगा हुआ, आजकल उसका सच भी आम सामने आने लगा है कि क्या क्या बोला जा रहा है, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दूसरा इसी तरह है कि क्या बात कर रहे थे इन्होंने, उस समय देखा जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में देखा कि कंपनी को फायदा कुछ नहीं हुआ है, कंपनी 500 करोड़ की है लेकिन मोदी करिश्मे के कारण वो 15 मुकाबले की है ना, चंदा दे देती है। मुकाबले की है तो किस तरह से मुकाबला दे पा रही है, किस तरह से टक्कर दे पा रही है, क्या जिन मुद्दों को आप बता रहे हैं देखिए हम टक्कर में अगर देखिए आप टक्कर की बात अगर आप पा रही है, देखिए हम टक्कर की बात जो कर रहे हैं, हमारा टक्कर देने के लिए हम न्याय पत्र जो राहुल इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद जो न्याय पत्र है वही मीटर साफ करेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी रैली की, हमारी हैसियत ही नहीं है, हमारे आप खाते बंद कर हमारे लोगों को अंदर कर दोगे, चुनाव तो कहीं बचा नहीं है। ये बड़ी करने के बजाय छोटा करते जा रहे हैं, तो इसलिए वो चुनाव को उस मुकाबले में देखेंगे, उस सेंस में देखेंगे तो हम कहीं नहीं टक्कर में, लेकिन आम जनता हमारे साथ है। हम उस पवन पटेल जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज जो पुनः कट करके आ रही है, इसलिए अब और समय भी हो गया है तो इसलिए अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि ये मुंबई की जो हॉट सीटें थी, जो 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना था, उनकी हमने बातें की। एक पर पीयूष गोयल, दूसरे पर श्रीकांत एकनाथ शिंदे और तीसरे पर अगर जो बात करें तो महत्वपूर्ण जो सीटें थी इन पे हमने आप से चर्चा की और उज्ज्वल निकम भी आ गए। इन सीटों की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया और साथ ही साथ वहाँ के राजनीति को समझने में आपको आज के प्रोग्राम में मदद मिलेगी कि क्या वहाँ की राजनीति है, किस लिए वहाँ पर लाया गया है और क्या आंकड़े कहते हैं। ऐसे में 20 मई को यहाँ पर मतदान है और इन हॉट सीटों पर इन जिन बड़े नेताओं की यहाँ पर साख दांव पे लगी है
उनका क्या हाल होने वाला है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।